स्टूडेंट हम लोगों ने डस्ट ऑफ स्नो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का था उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करी थी। और हमने बताया था यहाँ छोटी सी ये पोयम है, ठीक है, छोटी सी पोयम है जिसमें चार चार लाइन की हमारी है स्टैंजाज है। और इन स्टैंजाज में जैसे देखिए हमने पहले वाले स्टैंजाज की बात की थी, उसमें कुछ नेगेटिविटी दिखाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन नेगेटिविटी क्या होती है कि कोई भी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी ये डिपेंड करता है हमारी सोच पर, ये हमने बात की थी। अब जैसे यहाँ पर क्रो है, हेमलॉक ट्री है, ठीक है, तो इसकी नेगेटिविटी दिखाने की बात की गई। लेकिन हर नेगेटिविटी, कोई भी चीज़ नेगेटिव है पॉजिटिव जो होता है वो हमारी सोच से होता है। उसको हम मतलब हमें कोई ये अधिकार नहीं होता है कि हम किसी को जज करें, उसको निगेटिव या पॉजिटिव बोले। हो सकता हो समटाइम्स कोई भी निगेटिव चीज जो है वो भी हमारे काम आ सकती है। तो वही चीज यहाँ पर बताया गया और किस तरीके से उसका मूड चेंज हुआ इस पर बात हुई है। तो इसके आगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कि जो बातें की थी, हाँ एक चीज तो और हम बताएं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो मैंने आपको ये भी बताया था कि एक अमेरिकन फेमस पोएट थे। इनकी लैंग्वेज बहुत इजी है, इनको अमेरिका का 4 टाइम इनको लिटरेरी अवार्ड मिला है, ठीक है, पुलिट्जर अवार्ड जिसको कहते हैं, जिसको जैसे हमारे आपके यहाँ इंडिया में साहित्य अकादमी अवार्ड होता है, ठीक है, तो साहित्य के लिए मिलता है, तो वैसे इनको भी मिला हुआ है। अगर हम बात करें इनके पोयम की तो देखिए इनके पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं जिन पर कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये तो आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं साथ लेकर के आया हूँ आपके लिए, ठीक है। फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है वो यहाँ पर ये होता है कि किस तरीके से, पहली चीज़ तो मतलब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो डस्ट ऑफ स्नो के जरिए क्या बताना चाह रहे हैं और किस तरीके से पोएट का जो मूड है वो चेंज हुआ था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, एंड व्हाट डज द पोएट सेज हैज चेंज्ड द मूड, हाउ हैज द पोएट मूड चेंज्ड, किस तरीके से इसका मूड चेंज हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आप जब अपने आप सिलेबस में पढ़ रहे थे, ठीक है, ये तो हमारा एक क्विक रिवीजन है। एक क्विक रिवीजन में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा समराइज करेंगे, आपके राइटर्स को, पोएट को, उनके जो अकाउंट्स है, मतलब उन्होंने जो कुछ भी लिख रखा है उसको थोड़ा सा देखेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद ये चीज़ समझेंगे कि किस तरीके से कोई भी चीज़ जो हम हमारी ज़िंदगी में करते हैं उसमें करने के पीछे का रीज़न क्या होता है, या कोई भी चीज़ जो घटित होती है उसके पीछे का रीज़न क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन है हमारे पास। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये अगली पोएम है हमारी, उसको हम देखते हैं फायर एंड आइस। फायर एंड आइस को जब हम देखेंगे तो फायर एंड आइस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या आता है। फायर एंड आइस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो क्या होती है। अब यहाँ पर देखिए हमने बोला कि जैसे अगर एक कोई भी चीज़ हम लेते हैं, मान लीजिए कोई भी चीज़ लिया हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि फायर किस चीज़ को मतलब वो बता रही है और आइस मतलब दोनों कंट्रास्ट चीज़ें, दोनों मतलब सिंपली एकदम पूरी तरीके से अपोजिट चीज़ है। तो दोनों का एक साथ लेकर के मतलब यहाँ पोएट जो है क्या कहना चाह रहा है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। पोएट यहाँ पर देखिए आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअली जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है वो किस तरीके से खत्म होगी, मतलब दुनिया के खात्मे की बात हो रही है, दुनिया के खत्म होने की बात हो रही है। तो अगर ये दुनिया, तो ये फायर किसको रेफर कर रहा है और आइस किसको रेफर कर रहा है। देखिए सम सेज, कुछ, सम मतलब कुछ, से मतलब कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि ये पूरी दुनिया जो है ये आग से खत्म हो जाएगी, सम से इन आइस, कुछ कहते हैं बर्फ से खत्म होगी। यानी कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इतना ज़्यादा अगर देखो हम नीचे की लाइनें ना पढ़े तो हमारे दिमाग में जो भी चीज़ें आएंगी वो मेंटली जो चीज़ें हमारे यहाँ पर वर्क करती हैं, मेंटली मतलब जो भी चीज़ें जो लॉजिकल चीज़ें जो आज के समय में घटित हो रही है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग वो इतना टेम्परेचर हीट कर देगा,
कि वो पूरी तरीके से वर्ल्ड एंड हो जाएगा, या समटाइम्स क्या होगा कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो हो जाएगा कि सब कुछ पूरा आइस आइस पूरा बर्फ हो जाएगा और इस तरीके से वर्ल्ड एंड होगा। लेकिन क्या एक्चुअल में पोएट जो है वो इस तरीके के एंड की बात कर रहा है वर्ल्ड के? नहीं, वो चीज़ आपको समझ में आएगी आगे की जब हम लाइन पढ़ेंगे। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड द डिजायर। अब ये लाइन जो है टेस्टेड, टेस्टेड ऑफ डिजायर। टेस्टेड का मतलब हमने लिया, महसूस किया है, स्वाद उसका चखा, हमने महसूस किया है। डिजायर मतलब हमारी जो होती हैं इच्छाएं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हम क्या करते हैं, हम अपनी उन इच्छाओं को, मतलब हम उन इच्छाओं के पीछे भागते हैं डेली के डेली। मतलब हमारा रूटीन क्या होता है, सुबह उठना है और हमारा शेड्यूल फिक्स होता है कि हमें ये करना है, उसके बाद ये करना है, देन ये करना है, देन ये करना है और रात में आना है, आकर के सो जाना है। उस टाइम पर मतलब हम क्यों इतना भाग दौड़ रहे हैं? क्योंकि हमारी इच्छाएं हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो ये टेस्टेड द डिजायर आई होल्ड दोज हू फेवर फायर। तो मैं ये मानूंगा, मैं इन चीज के लिए फेवर में हूँ जो लोग ये बोल रहे हैं कि होल्ड की आग, क्योंकि इतनी ज्यादा हमारे अंदर डिजायर मतलब एक सेल्फिशनेस इतनी ज्यादा आ गई है, अपना हर चीज को पाने की, किसी भी कीमत में पाने की, एट एनी कॉस्ट पाने की, उसके लिए अगर किसी का नुकसान भी हम कर लेते हैं तो भी हमें उसकी परवाह नहीं पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये गलत होती हैं। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर पोएट हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी जो ह्यूमैनिटी है, वो हमारी ह्यूमैनिटी जो है धीरे धीरे डाइंग हो रही है। वर्ल्ड के मरने का मतलब, वर्ल्ड के खत्म होने का मतलब यहाँ पर पोएट हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इंसान के अंदर जो इंसानियत है, जो मानवता है, जो ह्यूमैनिटी है, वो धीरे धीरे अब मर रही है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर हम देखेंगे क्योंकि उसकी डिजायर, उसकी इच्छाएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आज हमें 10 रुपए मिल जाता है तो हम 50 की डिज़ायर करने लगते हैं, 50 मिलता है 100 की, 100 मिल जाता है तो 500 मिल जाता है तो 1000, फिर लाख। तो मतलब हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो ख़त्म नहीं हो रही हैं। इस वजह से हमारे अंदर किसी भी चीज़ को पाने की जो एक बोलते हैं ना, एक पैशन, किसी भी चीज़ को पाने का, उसको पा लेने का, हासिल कर लेने का जो अपने अंदर एक जो फायर जगती है, जो आग जगती है, उस आग में हम ये भूल जाते हैं कि इंसानियत, हम इंसान भी हैं, हम ह्यूमन भी हैं, हमारे अंदर इंसानियत का होना भी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ पर पोएट कह रहा है, बट इफ इट हैड द पेरिश ट्वाइस। पेरिश ट्वाइस का मतलब, पेरिश का मतलब ये होता है यहाँ पर डाई। मतलब क्या होता है, लेकिन अंत दो तरीके से हो सकता है। यानी कि यहाँ पर है एंड, इसका मतलब होगा एंड। ट्वाइस मतलब 2 बार। अगर देखा जाए तो ये दुनिया 2 बार मरती है। 2 बार कैसे मर सकती है? आई थिंक नो इनफ टू ऑफ हेट। डिजायर का मतलब क्या होता है? एक इच्छा, एक मतलब आग, किसी भी चीज को पाने की आग। उस आग में हम ये भूल जाते हैं कि हम एक ह्यूमन है। और दूसरा यहाँ पर है हेट। जब हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ पाने की कोशिश करते हैं तो हमें ईर्ष्या होने लगती है, लोगों से ईर्ष्या होने लगती है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। हम ये देखने लगते हैं कि सामने वाला जो है वो हमसे आगे कैसे निकल रहा है। तो हम अपने ऊपर ध्यान देना है वो छोड़ करके हम सामने वाले को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, उससे नफरत करते हैं। तो यहाँ पर जो है नफरत जो है, टू से द डिस्ट्रक्शन आइज, यही क्या करती है, ये पूरी दुनिया में नफरत फैल जाएगी। और नफरत फैल जाने का मतलब कि एक रूडनेस आ जाएगी, ठीक है। और रूडनेस जो होता है, जिसका मतलब होता है कि हम किसी के प्रति हमारा कोई प्रेम नहीं रह जाएगा, कोई प्यार नहीं रह जाएगा, कोई भाव, कोई इमोशंस नहीं रह जाएंगे और हर आदमी सेल्फिश हो जाएगा। तो रूडनेस मतलब जैसे आइस होती है वो स्टेबल होती है, आइस जो होती है वो स्टेबल होती है, वो एक जगह जम जाती है, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो सेंटर्ड हो जाती है। उसी तरीके से हम लोग भी अपने आप में ही सेंटर्ड हो जाएंगे। हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारी फैमिली हम क्या चाहते हैं, हमारे लोग हमारे अपने हैं वो क्या हमसे चाहते हैं, या ये हमारी सोसाइटी हमसे क्या चाहती है, हमारा देश हमसे क्या चाहता है।
ये सारी चीज़ें हमारे लिए मैटर नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि हम वो सारी चीज़ें जो है सब कुछ पे हम अब सेंटर्ड हो चुके हैं अपने आप पे। यानी हमारा जो सेल्फिशनेस है, हमारी जो वो हमें लोगों से अलग कर रही है, लोगों से अलग कर रही है। और यही रीज़न है यहाँ पर हम बता रहे हैं। यहाँ देखिए इन्होंने कहा इट ऑल्सो ग्रेट विद सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है टू बी सफिशिएंट। यानी ये दो चीज़ें जो होती हैं, ये दो चीज़ें जो होती हैं, ये किसी भी इंसान को खत्म करने के लिए काफ़ी है। एक तो उसकी डिज़ायर, दूसरा जो होता है हेट। एक तो डिज़ायर, दूसरा जो होता है वो हेट। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। तो ओवरऑल मतलब इस पोएम की समरी की अगर हम बात करें तो पहली समरी में राइटर कंफ्यूज है कि वर्ल्ड, कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो, ये दुनिया जो है ये आग से खत्म होगी। कुछ लोग का कहना है कि आग रहेगी नहीं, चारों तरफ जो है पूरा टेम्परेचर इतना गिर जाएगा कि चारों तरफ पूरा इन्वायरमेंट जो होगा वो क्या होगा, वो एकदम शांत हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इससे होगी। लेकिन मेरे हिसाब से जिस दिन इंसान के अंदर इंसानियत खत्म हो जाएगी, उस दिन ये दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, या कह सकते हैं जीने लायक ये दुनिया नहीं रह जाएगी। अगर हम इसके उसकी बात करें, इसके क्वेश्चंस की बात करें, जैसे अगर मान लीजिए हम इसके क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे पास देखिए क्वेश्चंस आता है यहाँ पर। एक तो कुछ जैसे देयर आर थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड एंड, मतलब कि वर्ल्ड कैसे एंड होगी, ये सारी चीज़ें। और किस किस ये कुछ वो दिए गए, जैसे ग्रीड है, एवर्ड्स है, क्रुएल्टी है, लस्ट है, कन्फ्लिक्ट है, फ्यूरी। तो ये फायर और आइस किस पर इन जो वर्ड्स इन पर कैसे स्टैंड करते हैं, कैसे मतलब ये आप इनके कैटेगराइज कैसे करोगे, मतलब कि फायर की कैटेगरी में कौन सा वर्ड लोगे और आइस की कैटेगरी में कौन सा वर्ड लोगे। और राइमिंग स्कीम, अच्छा राइमिंग स्कीम और पोएटिक डिवाइस के बारे में हम आपको बता दें। चलिए हम यहाँ पर राइमिंग स्कीम की अगर बात हो ही गई है, ठीक है, तो राइमिंग स्कीम की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। राइमिंग स्कीम देखिए यहाँ पर एक चीज है राइमिंग स्कीम, क्योंकि कभी भी कोई भी आप पोएट्री पढ़ते हो तो दो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। दो चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती हैं? एक तो सबसे पहले राइमिंग स्कीम, एक तो देखिए आपका सबसे पहले राइमिंग स्कीम, राइमिंग स्कीम, और दूसरा आपका होता है पोएटिक डिवाइस। दो चीजें आपका ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक एक नंबर के इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग इस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अब राइमिंग स्कीम की अगर बात हुई तो राइमिंग स्कीम क्या होती है वो समझिए। देखिए राइमिंग स्कीम इस तरीके से वर्क करती है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे हमारे डस्ट ऑफ स्नो की, तो डस्ट ऑफ स्नो में हम देखेंगे कि राइमिंग स्कीम कैसे चल रही है। ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है, अगर ये डस्ट ऑफ स्नो है, अब अगर हमने क्या किया कि राइमिंग स्कीम का मतलब क्या होता है कि कैसे पोएट के द्वारा लिखी गई एक लाइन जो है वो कैसे और कहां पर आकर के मैच कर रही है। मैच कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर बोला, हम जैसे कि एक लास्ट का वर्ड हम देखते हैं, लास्ट का वर्ड है क्रो। अब इस लास्ट के वर्ड से क्या क्या राइम कर रहा है, तीसरी लाइन, जैसे ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है और ये आपकी चौथी लाइन है। तो पहली लाइन को अगर हम ए मान लेंगे, दूसरी लाइन को बी मान लेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर पहली लाइन का लास्ट वर्ड तीसरी लाइन के लास्ट वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन से मैच कर रहा है, जैसे क्रो, स्नो, ये मैच कर रहा है, तो अगर हमने इसको ए मान लिया है तो इसको भी हम ए मानेंगे। और यहाँ पर देखो ये मी, ई, ट्री, ये भी इससे मैच कर रहा है तो इसको बी मान लेंगे। तो पहले वाले में राइमिंग स्कीम क्या हो गई, राइमिंग स्कीम आपकी हो गई ए बी ए बी, ठीक, ये हो गई राइमिंग स्कीम। अब यहाँ पर देखो
फिर एक नया स्टैंजा शुरू होता है, फिर से हम उसकी पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन। अब इसमें हम देखते हैं पहली लाइन में क्या हो रहा है आपका, हार्ट, आर्ट, यानी यहाँ पर देखो इसको हमने क्या मान लिया, आपको इसको हमने फिर से ए मान लिया, मूड, वुड, ठीक है, इसको अलग है ये तो इसको बी मान लिया, पार्ट, फिर जो कोई इससे मैच कर रहा है तो ये ए हो जाएगा, रूड, मूड से मैच कर रहा है तो ये बी हो जाएगा। तो इसकी भी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी हो गई। अगर मान लो कुछ डिफरेंस आ जाता है, कुछ अलग आ जाता है कोई ऐसा वर्ड, तो हम क्या करेंगे वहां पर राइमिंग स्कीम में एक वर्ड और ऐड कर देंगे, सी ऐड कर देंगे, फिर डी ऐड कर देंगे। ये हम लोग जैसे जैसे पोएम में चलेंगे वैसे वैसे हम लोग इसको कंफर्म करेंगे, वैसे वैसे हम लोग इसको पूरी तरीके से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पोएटिक डिवाइस की अगर हम बात कर रहे हैं, अच्छा एक बार फायर एंड आइस में भी देख लेते हैं हम लोग। फायर एंड आइस में हम लोग ने यहाँ पर देखते हैं हम लोग फायर एंड आइस में। अच्छा हाँ, जैसे मैंने आपको बोला था, तो फायर एंड आइस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे लास्ट में ये एक स्टैंजा है, ये पूरा एक स्टैंजा है आपका, इस स्टैंजा की पहली लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, तीसरी लाइन ये हो गई, चौथी लाइन आपकी ये हो गई। पहली लाइन के एंड में आपका क्या आ रहा है, फायर, ये किससे आपका राइम कर रहा है, तीसरी लाइन के डिजायर, इस प्रोनाउंसिएशन से राइम कर रहा है। तो अगर हम इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये अलग है, फायर से ये अलग है आइस, तो इसको हम क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, ठीक है। ये डिजायर, ये फायर से मैच कर रहा है तो इसको फिर ए मान लेंगे, ये फिर फायर आया इससे मैच कर रहा है पहले वाले से तो इसको फिर ए मान लेंगे। तो यानी हमारा क्या हो गया, इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी ए, ठीक, ए बी ए, ठीक। अब यहाँ पर जैसे हम देखते हैं फिर हमारा ये पूरा एक स्टैंजा है, ठीक, ये पूरा एक हमारा स्टैंजा है। इसकी पहली लाइन हमारी ये, दूसरी लाइन हमारी ये, तीसरी लाइन हमारी ये, ठीक, चौथी लाइन हमारी ये और पांचवी लाइन हमारी ये। पांच लाइन का ये स्टैंजा है। अब 5 लाइन की स्टैंजा की राइमिंग स्कीम अगर हमको निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहला आप पहली लाइन के लास्ट वर्ड पे जाएंगे, ठीक, पहली लाइन के लास्ट वर्ड पे गए तो प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है, ट्वाइस, आइस, लास्ट में क्या जा रहा है, ट्वाइस, तो इसको हम ए मान लेंगे, ठीक है। दूसरी लाइन में उससे अलग आ रहा है, यहाँ ट्वाइस है, यहाँ हेट है, तो फिर इसको हम क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, ठीक है। तीसरी लाइन में देखो फिर आइस, इससे मैच हो रहा है, फिर ए मान लिया इसको, ग्रेट। अब ये देखो ये ना तो ट्वाइस से मैच हो रहा है, अच्छा ये हेट से मैच हो रहा है तो इसको भी हम बी मान लेंगे। और फिर ये देखो सफिक्स, ठीक है, सफिक्स यानी सफिक्स यानी कि ये आपका आइस, ये लास्ट वाले से मैच हो रहा है इसलिए इसको भी हम ए मान लेंगे। तो यानी हमारी पोएटिक डिवाइस क्या हो गई, हमारी हो गई ए बी ए, ये हमारी पोएटिक डिवाइस हो गई, ठीक है, सॉरी ये हमारी राइमिंग स्कीम हो गई। राइमिंग स्कीम से मतलब क्या होता है, राइम, पोएम किस तरीके से राइम कर रही है उसको किस तरीके से हमको राइम करा करके, मतलब उसको हमको बस इस तरीके से एक सिंबलाइज करके, सिंबल बना करके, लेटर्स ले करके उसको हमें दिखाना होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं हम, ये तो हमारा हो गया। अब हम लोग बात करते हैं पोएटिक डिवाइस की, ठीक है। एक तो राइमिंग स्कीम मैंने आपको बताया था, ठीक है, एक तो आपकी क्या होती है राइमिंग स्कीम, ठीक है, और दूसरा हमने आपको बताया था पोएटिक डिवाइस, ठीक है, पोएटिक डिवाइस, ठीक। तो दो चीजें हमने आपको बताई थी, तो दो चीजों में राइमिंग स्कीम आपका क्लियर हुआ। पोएटिक डिवाइस की अब हम बात करेंगे। पोएटिक डिवाइस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पोएटिक डिवाइस में ये देखिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहली पोएटिक डिवाइस है हमारी, आप चाहो तो इसको एक बार आप, ठीक है, ये पोएटिक डिवाइस जो है इसको एक बार आप लिख सकते हो, ठीक है, आप अपने YouTube पर जा करके
यूट्यूब पर जा करके सॉरी अपने हमारे चैनल पर जा करके आप जो है जो भी राइमिंग स्कीम मैंने आपको बताई है वो लिख सकते हो। ये पोएटिक डिवाइस है, इसको भी आप डाउनलोड आप ये हमारे चैनल पर आकर के हमारे क्लास में आकर के आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। नंबर 1 हमारी है इमेजिनरी, पहली पोएटिक डिवाइस है हमारी इमेजिनरी। ठीक है, अब इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? पहली पोएटिक डिवाइस इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी का मतलब हमारा होता है इमेजरी का मतलब क्या होता है? इमेजरी का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज को हम जब पोएट किसी भी नॉन लिविंग चीज को या कोई ऐसी चीज जिसको हम देख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा होगा, उसको हम एक इस तरीके से प्रोनाउंस करें कि जैसे वो हमारे सामने एक ह्यूमन के रूप में है, तो वहां पर वो इमेजिनरी हो जाता है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो, जैसे मैंने यहां पर बोला, एंड हु आर्ट यू सेड द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, यानी हमने एक यहां पर लिखा हु, पोएट कहता है हु आर्ट यू सेड आई टू the soft falling shower। ठीक है, अब सॉफ्ट फॉलिंग शावर से, जो भी सॉफ्ट फॉलिंग शावर है, एक हल्की जो है शावर पानी की बूंदों से, कभी कहता है हु आर्ट यू, आर्ट मतलब ये पुरानी इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश में ड्रामा वगैरह में शेक्सपियर के ड्रामा है तो उसमें काफ़ी हद तक मतलब ये पुरानी इंग्लिश का ही यूज़ होता है। तो उसमें देखिए आर्ट का मतलब हु आर्ट यू, आप कौन हो, तुम कौन हो, एक फॉलिंग गिरते हुए शावर से वो बोलता है, यानी अपने पोयम में वो शावर को एज ए ह्यूमन बीइंग दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी नॉन लिविंग थिंग को जब हम एज ए ह्यूमन बीइंग दिखाने की कोशिश करते हैं तब इमेजिन, और लेकिन एक चीज, ये पोएट की इमेजिनेशन होती, किसी और की इमेजिनेशन नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई और भी पोएटिक डिवाइस मैं बताता हूँ जिसमें इमेजिनेशन हो, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये पोएट की इमेज है, ये उस कविता की इमेज है। ठीक है, तो दूसरा है आपका सिमिली में देखिए क्या होता है, दूसरी हमारी आती है सिमिली जो होती है, ये आपने कंपेयर की जाती है, दो चीजों में कंपेयर की जाती है, और कंपेयर करने में एज, लाइक, एज ऐसा वर्ड वहां पर दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने बोला सडननेस इज, ठीक है, अब जैसे हमने बोला ही इज वर्किंग as an officer, he is working as an officer। तो यहाँ पर देखिए वर्किंग जो है, एज यहाँ वर्ड आया, मतलब एक ऑफिसर की तरीके से वो काम कर रहे हैं, तो वो चीज यहाँ पर आपका इस्तेमाल हुआ। तीसरी चीज यहाँ पर देखिए, हम आपको बताएं, तीसरी जो चीज आती है वो आपकी क्या है, एंजॉयमेंट मतलब क्या होता है? एंजॉयमेंट देखिए, आप आपको बता दें, एंजॉयमेंट में प्रोड्यूसिंग थॉट्स वेयर दोज द अदर पीपल, मतलब एक ऐसी सोच, ठीक है, जो दूसरों के हिसाब से होती है। मतलब कि पोएट वहां पर अपनी सोच नहीं बल्कि दूसरों की सोच को वैल्यू देता है, तो ये एंजॉयमेंट होता है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन में पोएट जो है किसी भी ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ऐसा मान लेता है कि जैसे कि वो ह्यूमन, जैसे कि आपने बोला कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ,
ठीक है, यानी बारिश की बूंदें गिर रही हैं। और उनसे जब कभी सवाल पूछता है कि हु आर यू, सो वो बोलती है बारिश, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। तो बारिश कैसे बोल सकती है? तो मतलब मोस्टली आपका पर्सोनिफिकेशन और इमेजरी जो है दोनों सिंपल सेम है। ओनोमोटोपिया क्या होता है कि ये एक तरीके से ये साउंड होता है, ये आपका साउंड होता है, ठीक है, ये साउंड होता है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए बर्ड्स की है तो बर्ड्स की साउंड ट्विचिंग, चिरप, ठीक है, इस तरीके से। मधुमक्खी की आपकी बीज की साउंड है तो बस, तो इस तरीके से दिखाई जाती है। मेटाफर में वही होता है, सिमिली में बस खाली कंपेयर करते हैं, सिमिली में एज, लाइक, एज इस तरीके का वर्ड दिखाते हैं। मेटाफर में डायरेक्ट हम कंपेयर कर देते हैं। मेटाफर में क्या करते हैं, डायरेक्टली हम बोल देते हैं कि जैसे सपोज हमने बोला शी इज लुकिंग लाइक अ फुल मून, मैंने बोला जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने लिखा शी इज लुकिंग लाइक ए फुल मून, वो पूर्णिमा के चांद के जैसी दिख रही है। तो यहाँ पर जो लाइक वर्ड आ गया तो वो सिमिली हो गया। लेकिन अगर हमने ऐसा लिख दिया शी इज लुकिंग फुल मून, वो चांद, पूर्णिमा के चांद, वो पूर्णिमा के चांद दिख रही है, तो यहाँ पर हम ये क्या हो गया, लाइक वर्ड बस नहीं आया, ठीक है, लेकिन कंपेयर हो गया इसका, शी का और पूर्णिमा के चांद से, तो ये आपका क्या हो गया, मेटाफर हो गया। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन मतलब यहाँ पर जैसे बढ़ा चढ़ा करके बोलना किसी भी चीज को। सॉरी, ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज जब हम इस तरीके से इस्तेमाल करें जैसे कि वो एक साउंड को प्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है, और वो साउंड जो है आपका इस तरीके से वर्क करे जैसे कि वो कोई एक वर्ड हो, तो वहां पर ऑक्सीमोरॉन। हाइपरबोल जो होता है ये आपका बढ़ा चढ़ा करके बोलना। ट्रांसफर एपिथेट का मतलब क्या होता है, ये ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पोएट मतलब वहां पर दिखाता है इस चीज को कि कोई भी चीज समय के साथ जो है कैसे वो चेंज होती हैं या समय के साथ वो स्टेबल रहती है। मतलब जहाँ वो कंपेयर करके चीज़ों को स्टेबिलिटी दिखाता है या कंपेयर करके चीज़ों में चेंजेस दिखाता है, तो वो ट्रांसफर एपिथेट होता है। मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जिस समय पोएट या जिस समय पोएट वहाँ पर था वो सिचुएशन तब भी थी, वो सिचुएशन आज भी है, या मतलब वो अपनी बात नहीं कर रहा बल्कि उस सिचुएशन की बात करे, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफर एपिथेट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी ये पोएटिक डिवाइस थी। बच्चों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है, जैसे आपके राइमिंग स्कीम में, पोएटिक डिवाइस में, तो आप कमेंट में मैसेज करो, मैं फिर से इसको रिवाइज करा दूंगा, फिर से इस पोएम को आपका जो है वो क्लियर करा दूंगा, ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। क्योंकि हमारा जो एम है वो एम ये है कि अब फाइनल तैयारी है, अब फाइनल तैयारी है, क्योंकि आपकी डेट शीट भी आ चुकी है और पूरा इंग्लिश में आपको 80 आउट ऑफ 75 प्लस मार्क्स जो है वो आपको गेन करवाना मेरी जिम्मेदारी है। और उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ मेहनत करिए। आपको जो भी नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आती वो आप कहिए। बाकी हम लोग जो है पिछले साल के और लास्ट 5 ईयर के और ऐसे क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस पर भी हम डिस्कशन करेंगे आपके डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस से। तो अगले वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक यू।